नमस्कार, सिद्धि हिंदी विद्यालय की यूट्यूब चैनल में मैं हर्षद जानी आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र विषय शुरू करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ किस्मत कभी नहीं छोड़ती उनका हाथ। और इसी सुंदर से सुविचार के साथ 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को भी याद कर लेते हैं। लेसन नंबर 9 हम लोगों का चल रहा है राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे हम लोगों ने पढ़ लिए थे। उसमें आय पद्धति और उसमें समाविष्ट अलग अलग बातें हम लोगों ने देखने का प्रयत्न किया था कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत कौन कौन सी बातों का समावेश होता है। उसमें साधनों की आय, भाड़े, सभी साधनों की आय गिननी है। उसमें भाड़ा, ब्याज, वेतन, मुनाफा वगैरह की गणना करनी है। उसके बाद हमने जो सब्सिडी का देखा था वगैरह वगैरह वगैरह, सेकेंड हैंड वस्तुओं की गणना इसमें नहीं होती वगैरह बातों को भी हमने अगले वीडियो के अंतर्गत देख लिया था। अब तीसरी पद्धति है जिसका नाम है, पेज नंबर 101 पर है, जिसका नाम है खर्च पद्धति। तो सबसे पहले खर्च पद्धति की परिभाषा लिख लीजिएगा कि 1 वर्ष के दौरान व्यक्ति, परिवार, इकाई और सरकार के द्वारा 1 वर्ष की समयावधि के दौरान व्यक्ति, परिवार, इकाई और सरकार के द्वारा जो चीज़, वस्तु और सेवाओं पर अलग अलग प्रकार का खर्च होता है उसकी गणना को खर्च पद्धति कहते हैं। 1 वर्ष के दौरान व्यक्ति, परिवार, इकाई और सरकार के द्वारा जो चीज़, वस्तु और सेवाओं पर अलग अलग प्रकार का खर्च होता है उसे खर्च पद्धति कहते हैं। परिभाषा हुई। इसकी परिभाषा किसने दी? तो दूसरा मुद्दा कि खर्च पद्धति की परिभाषा प्रोफेसर फिशर के द्वारा दी गई। उसके बाद खर्च पद्धति में कौन सी वस्तुओं की गणना होती है? तो इसके अंतर्गत अंतरिम मतलब तैयार वस्तुओं की ही गणना होती है। पहला परिभाषा किसने दी? फिशर ने। कौन सी वस्तु की गणना? तो कि अंतरिम वस्तु की गणना होती है। उसके बाद आगे का मुद्दा कि इसकी गणना वर्ष में 1 बार होती है और ये जो खर्च पद्धति है वो जीडीपी के बराबर होती है। इस तरह से आप लोगों को 3 से 4 मुद्दे केवल 2 अंकों में पूछे तो उसके अंतर्गत आपको लिखना है। और यही सवाल आपको पलटकर 3 अंकों में पूछे तो मौद्रिक खर्च के कितने घटक है? तो कि 4 घटक है। 1 उपयोग खर्च, 2 पूंजी निवेश खर्च, तीसरा सरकारी खर्च और चौथा शुद्ध निर्यात खर्च। अब मैं आप लोगों को अलग अलग खर्चों की बात बता दूं तो पहला जो है उपयोगी खर्च, उसमें कौन कौन सा खर्च आता है सर? तो कि नागरिक, परिवार, धंधा की पेटी द्वारा उपयोग की वस्तुओं के पीछे जो खर्च किया जाता है उसकी गणना इसमें होती है। वाक्य प्रयोग हुआ जैसे कि सर तो कि टीवी, स्कूटर, कार जैसी टिकाऊ, अनाज, फल, सब्जी जैसी नाशवान और शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और दूरसंचार जैसी सेवाओं के पीछे होने वाले खर्च की इसमें गणना की जाती है। मतलब 2 मुद्दे आपको लिखना है। वाक्य प्रयोग और कौन कौन से खर्च। नंबर 2 पूंजी निवेश खर्च। तो पूंजी निवेश खर्च में कौन? तो कि नागरिक, परिवार, धंधा की पीढ़ी के द्वारा जो वर्ष में पूंजी निवेश किया जाता है उसकी गणना होती है। कौन कौन सा खर्च? तो कि कारखाने की बिल्डिंग, प्लांट, यंत्र सामग्री, व्यवसाय के लिए आवश्यक वस्तु और साधनों पर किया जाने वाला खर्च, ये सब पूंजी निवेश के अंतर्गत आता है। नंबर 3 सी सरकारी खर्च। तो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार मतलब ग्राम पंचायत वगैरह के द्वारा जो अलग अलग प्रकार का खर्च किया जाता है उसकी गणना इसमें की जाती है। और उसके बाद शुद्ध निर्यात खर्च।
तो कि देश के नागरिकों का विदेशी वस्तुओं के आयात के पीछे किए गए खर्च को शुद्ध निर्यात खर्च कहा जाता है। इसकी गणना भी इसमें होती है। और अपनी निर्यात, ये विदेश के नागरिकों का अपनी वस्तुओं के पीछे किया गया खर्च, मतलब भारत के जो पैसे जो जाते हैं वो इसमें गिने जाएंगे और जो हमारे देश में आते हैं उसको उसमें से घटा दिया जाएगा। तो देख लीजिएगा, इन शॉर्ट कुल राष्ट्रीय आय बराबर उपभोग खर्च प्लस पूंजी निवेश खर्च प्लस सरकारी खर्च और प्लस शुद्ध निर्यात खर्च, इस तरह से 4 घटकों के बारे में आप लोग सरलता से टिप्पणी तैयार कर सकते हो कि खर्च पद्धति की परिभाषा, उसमें किसने दी परिभाषा, उसमें किसकी गणना होती है, उसके किसके बराबर होती है, उसके कितने घटक है, 4 घटक, चारों घटक के नाम, उपयोग खर्च, पूंजी निवेश खर्च, सरकारी खर्च और शुद्ध निर्यात खर्च, और उन प्रत्येक खर्च के अंतर्गत 2-2 मुद्दे बनाकर आपको इस मुद्दे को पूरा करने का प्रयत्न करना रहेगा। इस तरह से आप लोगों को ये खर्च पद्धति का टॉपिक, और उसके बाद दूसरा जो मुद्दा इसमें है कि राष्ट्रीय आय में न गिनने वाले खर्च कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय आय में न गिनने वाले खर्च आप जाओ तो सेकेंड हैंड वस्तुओं की खरीदी पर किया गया खर्च, आवागमन का खर्च, आवागमन खर्च के अंतर्गत पेंशन, बेकारी भत्ता, विधवाओं को दी जाने वाली सहायता, पुराने शेयर खरीदना वगैरह की गणना राष्ट्रीय आय में या तो राष्ट्रीय आय की खर्च पद्धति में नहीं होती। पुनः एक बार एक ही लाइन में आप लोगों को मुद्दा लिखना है कि निम्नांकित खर्चों की गणना नहीं होती। कौन सी? तो क्या सेकेंड हैंड वस्तु की खरीदी पर किया जाने वाला खर्च, आवागमन के पीछे किया जाने वाला खर्च, पेंशन, बेकारी भत्ता, विधवाओं को दी जाने वाली सहायता, पुराने शेयर, अंतरिम वस्तुओं के उपयोग की वस्तु के पीछे किया जाने वाला खर्च और सब्सिडी जैसे खर्च को इस पद्धति के अंतर्गत गिना नहीं जाता। इस प्रकार के आप लोगों को खर्च की गणना इसमें खर्च पद्धति में लिखनी है। अब आगे का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय आय की गणना की मापन की जो अलग अलग कठिनाई उत्पन्न होती है इसके अंतर्गत, उसके बारे में समझने का थोड़ा उदाहरण के द्वारा प्रयत्न करेंगे, लेकिन आगे ले वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अंत तक वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रकार की जानकारी या तो इंक्वायरी हो तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।